नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी का 75 जीके जीएस करने वाले हैं। और यहाँ पर आज भी हम क्वेश्चन में टिक लगा के लाया हूँ, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें टिक लगा के नहीं बनाया था। और उसमें हम लोग क्या किए थे कि चारों ऑप्शन को थोड़ा पढ़ते हुए जा रहे थे, जिसके कारण कि वीडियो लंबा बन गया और हमको 2 वीडियो बनाना पड़ा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो बने और आप सबको देखने में प्रॉब्लम हो, रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकेंगे और सीख सकेंगे। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिलेट करके बताता हूँ, जिससे कि आप लोग को 75 क्वेश्चन तो यहाँ पर सेट का मिलवे करता है, बाकी बाद एक्स्ट्रा और नॉलेज भी थोड़ा गेन हो जाता है। तो हम लोग इसी तरह मतलब रिवीजन करते रहेंगे प्रत्येक सेट का। आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि एग्जाम वो भी से आप लोग को अच्छी तैयारी बन जाए और आप लोग एग्जाम को अच्छी तरीके से फोड़ सकें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट प्रश्न आ जाता है कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो भारत का जो सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना था वो टाइगर था। तो टाइगर जो परियोजना आप लोग को पता है कि टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत जो हुआ था वो 1973 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग को पूछा जाता है कि पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था। तो टाइगर रिजर्व बलाहीन नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है, उसी का यही जो है पहला नेशनल पार्क है। कौन सा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और आप लोग को बता दूं कि जो हाथी प्रोजेक्ट का शुरू हुआ था, हाथी प्रोजेक्ट का शुरुआत जो हुआ था वो 1992 ईस्वी में हुआ था। और गिर नेशनल पार्क आप लोग को बता दूं कि गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। तो जहाँ जिससे आप लोग बता दूं टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का पहला जो वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। और नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट वो पहला टाइगर का नेशनल पार्क है। और ये जो स्थापना किया गया था 1973 ईस्वी में किया गया था। उस टाइम जो सरकार था अपना इंदिरा गांधी का सरकार था, उसी टाइम इसका स्थापना हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और आप लोग बता दूं कि जो विश्व टाइगर दिवस मतलब विश्व बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि विश्व बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न आप लोग इतना कुछ याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था। तो नीति आयोग का प्रारंभ तो जनवरी 2015 में हुआ था। और आप लोग को बता दूं कि नीति आयोग जो स्थापना किया गया इससे पहले इसका नाम जो था वो योजना आयोग था। याद रखें आप लोग, नीति आयोग का पहला नाम था योजना आयोग। और आप लोग बता दूं योजना आयोग का स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था योजना आयोग का। तो इसी का नाम नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम जो 1 जनवरी 2015 में इस योजना आयोग का नाम बदल कर जो है इसका नाम रख दिया है नीति आयोग। ठीक है, तो याद रखें आप लोग योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, जबकि नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वो जनवरी 2015 में हुआ था। मतलब इसी का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया है श्री प्रधानमंत्री जो अपना नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आप लोग को बता दूं कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो जिससे कि अभी प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष या फिर योजना आयोग कह सकते हैं, पहले नाम था अभी नीति आयोग है, तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होगा। वर्तमान की बात करें तो अभी जो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जो हो गया जो नरेंद्र मोदी है। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का जो अभी उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। और सीईओ की बात करें, सीईओ तो वो अभी जो है बीवीआर सुब्रमण्यम जी है। तो करंट की बात करें तो नीति आयोग का जो सीईओ है वो बीवीआर सुब्रमण्यम है। और यहाँ पर करंट तो बता दूं। और फर्स्ट की बात करें कि पहला जो अध्यक्ष था योजना आयोग का वो कौन था, तो आप लोग को बता दूं कि जो पहला प्रधानमंत्री था अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और पहला उपाध्यक्ष की बात करें तो पहला उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो वो योजना आयोग के पहला उपाध्यक्ष थे। और पहला अध्यक्ष बता दिया हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इतना आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि पौनार आश्रम का संस्थापक कौन थे। तो पौनार आश्रम का संस्थापक विनोबा भावे जी थे। इतना आप लोग याद रखेंगे कि पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो विनोबा भावे जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कि जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो आप लोग बता दूं कि जम्मू और कश्मीर की जो
आधिकारिक भाषा है वो उर्दू है। लेकिन अगर पूछा जाए डोंगरी कहाँ की भाषा है, तो डोंगरी भी भाषा है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का ही है। लेकिन आधिकारिक भाषा पूछा जाएगा तो उर्दू लगाइएगा। बाकी बात एक और भाषा जान लीजिए कि बोंडो जो है वो बोंडो कहाँ की भाषा है, तो याद रखिएगा आप लोग, बोंडो जो है, बोंडो ये असम की भाषा है। तो असम की भाषा हो गया बोंडो, और डोंगरी भाषा कहाँ का हो गया, ये हो गया जम्मू कश्मीर का। मतलब आप लोग मैथिली जानते हैं, मैथिली भाषा जो है वो बिहार का है, और संथाली भाषा वो झारखंड का है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि जापान का संसद कहलाती है, तो जापान को संसद को हम लोग डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइट। डाइट जो है वो कहाँ का संसद है, वो जापान का हो गया। बाकी बात ये कार्टेस आप लोग देख रहे हैं, कार्टेस कहाँ का संसद है, तो ये कार्टेस जो है वो स्पेन का संसद है। और सेजिम की बात करें तो सेजिम जो है वो पोलैंड की संसद है। और डेल जो है ये आयरलैंड का संसद है। बाकी बात एक और संसद है मजलिस, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो मजलिस कहाँ का संसद है, तो याद रखें आप लोग, मजलिस जो है वो ईरान का संसद है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि भारतीय झंडे का चक्र का रंग है, तो भारतीय झंडे का चक्र रंग कैसा होता है, नीला होता है, आप लोग को पता है। और ये चक्र जो है क्या चीज का प्रतीक है, तो आप लोग को बता दूं, ये चक्र जो अपने भारतीय झंडे में है वो बताता है कि मनुष्य को कभी भी अपने मतलब मार्ग पर रुकना नहीं चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए अपने लाइफ में, या फिर मार्ग जो भी कर सकते हैं आप लोग, हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये मतलब भारतीय झंडे में चक्र जो यही दर्शाता है। और कभी कदार ये भी पूछा जाता है कि चिन्ह जो है भारतीय झंडे में चक्र का चिन्ह वो क्या दिखाता है, तो वो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है वो। ठीक है, जितना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम लिखा तो गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। और इसी प्रकार आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को दो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि राष्ट्रगान को लिखा भी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया है। लेकिन वंदे मातरम की हम लोग बात करें तो वंदे मातरम तो लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, लेकिन इसका इंग्लिश में अनुवाद जो किया है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है कि जिससे कि अपना चैत्र माह जो स्टार्ट होता है वो चैत्र माह प्रायः पड़ता है, तो जो अंग्रेजी वाला जो ये है महीना, इनमें कौन सा डे को चैत्र प्रायः पड़ता है, तो एक चैत्र जो होता है वो 22 मार्च को प्रायः पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आ जाता है कि सत्यमेव जयते जो कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग पता ही है सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाते हैं 11 नंबर, इसमें आप लोग को पूछा जाए कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी, ये किया गया था दिल्ली और आगरा के मध्य किया गया था। ठीक है, जिसको आप लोग याद रखेंगे 2016 में जो गतिमान एक्सप्रेस की जो परीक्षण यात्रा किया था वो दिल्ली से आगरा के बीच किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की यहाँ करें तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो मुख्य जनजाति है वो इरुला जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ की जारवे जनजाति, या फिर यहाँ पर लिखा है जारवाड़ जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो जारवाड़ जनजाति याद रखिए आप लोग अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आनंद मठ के लेखक जो वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 15 नंबर, इसमें पूछा जाए आप लोग को कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है, तो द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है वो बराक ओबामा का क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओबामा। और आप लोग को पता है ओबामा कौन थे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ओबामा कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द एडी का अर्थ क्या होता है, जैसे आप लोग पता है कि एडी को हम लोग ईस्वी को हम लोग एडी से डिनोट करते हैं और ईसा पूर्व को बीसी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बता दो एडी का जो फुल फॉर्म है वो एन्नो डोमिनी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एन्नो डोमिनी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि
शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदों का दिवस आप लोग को बता दूं कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 फरवरी आप लोग को पता है कि वैलेंटाइन डे के रूप में 14 फरवरी को मनाते हैं। और गुलाब दिवस जो है वो 12 फरवरी को मनाते हैं। 14 फरवरी हो गया वैलेंटाइन डे और 12 फरवरी हो गया गुलाब दिवस। और 30 जून की बात करें तो 30 जून को जो है विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का क्या हो जाएगा? सॉरी, डी जो ऑप्शन है इसमें 30 जून और 30 जून को जो हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाते हैं। तो इतना आप लोग कनेक्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हम लोग यहाँ पर जब तक अपने मोबाइल फोन के पास ना पहुंच सकने का डर वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बता दो कि अपने मोबाइल फोन के पहुंच ना होने का डर जो है वो कहलाता है नोमोफोबिया। तो नोमोफोबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो सत्यजीत रे द्वारा जो प्रथम चलचित्र निर्देशित किया गया था वो कौन सा था? तो ये जो था ये पाथेर पंचाली था। तो याद रखिए आप लोग, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र जो है वो पाथेर पंचाली है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो आ जाता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? पंचतंत्र याद रखिए आप लोग, ये लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। और मुद्रा राक्षस बता दो, मुद्रा राक्षस जो वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध जो था वो धन्वंतरी था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा धन्वंतरी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आईपीएल जो क्रिकेट का है वो आरंभ कब हुआ था? तो आईपीएल का आरंभ जो हुआ था वो 2008 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि किसका उपनाम द वाल है? तो द वाल जो है ये याद रखिएगा आप लोग, राहुल द्रविड़ जी का उपनाम है। तो राहुल द्रविड़ का जो उपनाम है वो क्या है? द वाल है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है 25 नंबर की रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा ये जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 26 नंबर प्रश्न। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि दाऊद खां को किसने पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो आप लोग बता दो कि दाऊद खां को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर करने वाला शासक था वो मुगल शासक अकबर थे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 27 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को 27 नंबर प्रश्न में कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो आप लोग बता दो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, मतलब 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर जैसे कि 9 रत्न आप लोग को बता दूं कुछ, जैसे कि बीरबल हो गया, टोडरमल हो गया, ये सभी जो है अकबर के दरबार के रत्न में से आते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो आप लोग बता दूं कि गोवा से पूर्व जो पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी वो कोचीन थी। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म जो कहाँ हुआ था आप लोग को बता दूं, इसका जन्म हुआ था तलवंडी में। तो ऑप्शन नंबर सी की जगह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिख धर्म का संस्थापक भी यही थे गुरु नानक जी, और प्रथम यही थे गुरु जी किसके? सिख का। तो गुरु नानक जी जो है वो तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। और जो अंतिम सिख गुरु थे वो कौन थे? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 30, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 30 में कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह को देश से निकालकर रंगून भेज दिया था। और रंगून ये कहाँ है? वर्तमान में रंगून जो है वो म्यांमार में। उस टाइम जो म्यांमार का नाम था वो बर्मा था और उसका राजधानी रंगून था। तो वहीं पर जो है बहादुर शाह को अंग्रेजों ने वहीं का जेल भेज दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये का जगह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आप लोग बता दो, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और 1789 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे आप लोग, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो वो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आता है 32 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? तो अंतिम पूर्व वायसराय जो थे वो माउंट बेटन जी थे। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो हुआ था वो 1917 ईस्वी में हुआ था, और जो बिहार के चंपारण जिला वहां पर शुरू हुआ था। और बिहार में जो इनवाइट किए थे महात्मा गांधी जी को आने के लिए, वो कौन थे? वो राजकुमार शुक्ल जी थे। तो उसी के इनवाइट पर जो महात्मा गांधी चंपारण आए थे और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया गया था, वो कौन थे पुरुष? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। इतना आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड आप लोग याद रखेंगे समाचार पत्र जो है वो प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो आप लोग को बता दूं कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो आया था वो राजदूत बन के आया था। इसको भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और आप लोग को बता दो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 36 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है। तो स्तूप जो है वो बुद्ध का क्या चीज का प्रतीक है? तो वो मृत्यु का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर देगा कि स्तूप जो है वो बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। और पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ के द्वारा दिया गया था। बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। और आप लोग को बता दूं सर्वाधिक उपदेश जो बुद्ध के द्वारा दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? वो श्रावस्ती में दिया गया था। और गिर त्याग का जो चिन्ह था, प्रतीक था, वो क्या था? घोड़ा था। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग बता दूं कि गुप्त शासक जो अंतिम शासक था, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना प्रश्न संख्या 38, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि अबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी? तो आप लोग बता दो अबेकस की खोज जो है वो ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्रीक सभ्यता काल के समय इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर, और उसमें आप लोग को पूछा जाएगा 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में जो जर्मनी पर शासन किया था वो फ्रांस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये ऑस्ट्रेलिया इसे टिक लग गया था, ये सही नहीं है, आंसर जो है वो फ्रांस है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 40, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है? तो आप लोग बता दो कोरम जिसको हम लोग गणपूर्ति भी बोलते हैं, तो ये 1/10 होना चाहिए, और इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 100 में है। तो आर्टिकल 100 में जो है इस गणपूर्ति से संबंधित है, उसके लिए सदस्यों की जो अंश होना चाहिए वो 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 41, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि साप्ताहिक चार्ले हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक चार्ले हेब्डो जो वो लंदन से प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 42 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि H1N1 जो किसके द्वारा होता है? तो बता दें आप लोग H1N1 जो विषाणु के द्वारा होता है, और H1N1 को हम लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। तो स्वाइन फ्लू जो कि स्वाइन से हम लोग जानते हैं कि सुअर होता है, तो उसी से संबंधित H1N1 है। और एक पूछा जाता है आप लोग को H5N1 जो वो बर्ड फ्लू होता है। तो याद रखें आप लोग बर्ड फ्लू हो गया H5N1 और H1N1 हो गया स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 43, इसमें आप लोग पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो याद रखिए आप लोग साहित्य उत्सव जो है वो जयपुर में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो आप लोग को बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो पलाश है।
तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पलाश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी। तो प्रथम ऊनी कपड़ों का जो मिल खोली गई थी भारत में वो कानपुर में खोली गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अपना जाता है 47 नंबर प्रश्न और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो प्राकृतिक रेशम के मुख्य किस्में जो है वो 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग बता दूं कि ये पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था और ये 13 अप्रैल 1979 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो कि आप लोग को जब पूछा था वहां पर कि सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे। तो यही थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंदपुर साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शिक्षा हुआ था उसका और फारसी जो सीखा था वो आनंदपुर साहिब में सीखा था। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अजमत अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते। तो कौन सा जो क्या चीज का वादक है अजमत अली खां, यही पूछा जा रहा है। तो आप लोग बता दूं सरोद वादक है। अजमत अली खान जो है वो सरोद वादक है। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि जिन कणों पर चिर सम्मत भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका आकार क्या है। तो जो उनको आकार है वो 10⁻⁷ मीटर से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी के नियम जो है वो लागू होते हैं जिसका आकार जो है वो कितना होना चाहिए 10⁻⁷ मीटर से आकार अगर बड़ा होगा तभी हम लोग क्या कहेंगे उस पर चिर सम्मत भौतिकी के नियम लागू होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें आप लोग को बता दूं कि जो सबसे ज्यादा घर्षण होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा, उससे कम काइनेटिक घर्षण होगा और उससे भी कम लोटनिक घर्षण होगा। तो ये क्रम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न रहता है 53 नंबर की ध्वनि की गति भी है और माध्यम का घनत्व रो है। तो मध्य रिश्ता क्या है। तो रो जो कि घनत्व का संकेत होता है रो और ध्वनि की गति भी है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन जो होता है वो ये होता है v² इज समानुपाती होता है 1/p के मतलब 1/रो के मतलब v जो स्क्वायर है वो रो के क्या होता है व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। तो याद रखें हम लोग v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रो या फिर बोल सकते हैं v² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो या फिर हिंदी में बोले तो v² जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसका रो का। और यहाँ पर बात करें तो ध्वनि की गति भी जो है वो क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका घनत्व का और जिसको हम लोग संकेत में रो बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर 54 नंबर, तो इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि बैगनी के प्रकाश का जिसको हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं तरंगदैर्घ्य को। पूछा जा रहा है इसका परास कितना होता है, वो नैनोमीटर में पूछा जा रहा है। तो इसका होता है नैनोमीटर में 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक, और इसको हम लोग एंगस्ट्रम में बदलें तो ये हो जाएगा 3800 एंगस्ट्रम से 45 एंगस्ट्रम के बीच हो जाएगा अगर हम लोग इसको एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 55 नंबर प्रश्न। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो मरवाया टिक। तो एक रोगी के अंदर हम लोग देखने के लिए जो उपयोग करते हैं वो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय तंतु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर। और ये भी पूछा जाता है प्रकाशीय तंतु जो है किस नियम पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो ये कार्य करता है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 56 की उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है। तो आप लोग बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी रात्रि होता है वो 22 दिसंबर को होता है। और आप लोग को इससे कनेक्ट करके सवाल बताऊं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो
दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, वो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। तो ऑप्शन नंबर, ऐसे तो इसको प्रश्न में पूछा जा रहा है सबसे लंबी रात्रि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 22 दिसंबर। और लेकिन लंबी दिन पूछा जाए किसी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप लोग मारिएगा 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर को ही होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और बात करें कि जो भूमध्य रेखा है उस पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है, वो कब होता है, तो बता दूं कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जो है वो क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। और एक होता है उपसौर और अपसौर, तो जो जब सूर्य जो पृथ्वी के बहुत नजदीक हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं उपसौर। और ये होता है, ये घटना जो होता है वो होता है कब, 3 जनवरी को होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के जो बहुत दूर होता है, मतलब पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर होता है, तो हम लोग उसको उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। और ये घटना जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया 22 दिसंबर। और भूमध्य रेखा पर सबसे दिन और रात बराबर कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और उपसौर बताया हूँ कि जब पृथ्वी से बहुत नजदीक की स्थिति में आ जाता है सूर्य, तो उसे हम लोग उपसौर कहते हैं, और यह घटना 3 जनवरी को होता है। और अपसौर जो है वो जब मतलब पृथ्वी से सूर्य बहुत दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होता है, उस घटना को हम लोग अपसौर बोलते हैं, और ये 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आ जाता है 57 नंबर के, गराज शहर कहाँ पर स्थित है। तो गराज शहर आप लोग को बता दूं ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। तो आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न लाया हूं, और उधर का प्रश्न जो है कट गया था, इसलिए यहाँ पर आगे का वीडियो नहीं बना सकूंगा। तो इतना ही आप लोग आज कवर कीजिएगा, बाकी बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 75 क्वेश्चन जीके जीएस को लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना पे ही रखिएगा। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और मेरा प्रोसेस आप लोग का बताने का अच्छा लग रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।